हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था बिहार सिविल जज 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर नंबर 2 में किस तरह से सिलेबस आया है और हमने सिलेबस को काफ़ी हद तक डिकोड किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, उसी पेपर को इलैबोरेट करते हैं और उसी सिलेबस को इलैबोरेट करते हुए हम पुराने साल के पेपर्स में देखते हुए किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और उनसे जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पेपर में आने की संभावना है, वो देखेंगे। और हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज रहेगी उसमें हम आपको जीके पोर्शन से जुड़े हुए जो भी एक्सेप्शंस और रैंडम फैक्ट्स होंगे हम उनसे अवेयर कराएंगे, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर गैदर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो सीरीज। और इसमें हम जो है आज डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 2 के 2016 का जीके पोर्शन। ठीक है, सेकंड रुको। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो है प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। इसको हम इंग्लिश में अगर देखें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने कहा बुलाया था। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो देखिए, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, दूसरा है अशोक द्वारा, तीसरा है अजातशत्रु द्वारा और चौथा है कनिष्क द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी और ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी ये 483 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट बीसी। ठीक है, ये तब बुलाई गई थी। ठीक है, अच्छा, अब ये बुलाई कहाँ, ये आपको लिखा हुआ बगल वाली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये बुलाई कब गई थी? ये बुलाई गई थी, ये कहाँ बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी राजगृह में। या ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। और उस समय जो है राजा थे अजातशत्रु, और जिनमें जो ये काउंसिल हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, जो काउंसिल हुई थी, इसको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि कई बार काउंसिल से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और होते आए हैं। तो इसमें जो है टोटल मिलाकर के जो काउंसिल हुई थी वो टोटल 4 काउंसिल हुई थी, जिनमें पहली हुई थी 483 बीसी राजगृह में। दूसरी हुई थी काउंसिल, जो सेकंड काउंसिल है, सेकंड काउंसिल हुई थी, ये देखिए लिख दिया मैंने, सेकंड काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। और ये वाली हुई थी 483 बीसी के जस्ट 100 साल बाद, यानी 383 बीसी में। और इस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर। चलिए, फिर जो तीसरी काउंसिल हुई थी 250 बीसी यानी 250 बीसी में। और इस समय ये काउंसिल कराई थी अशोक ने। अशोक ये मौर्य सम्राट थे, जिनको हम देवनामपीय और पियदस्सी के नाम से भी जानते हैं। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। ये थोड़ा अजीब अजीब से नाम है, लेकिन जो है वो याद करने ही पड़ेंगे। तो मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जो है हमारी लास्ट फोर्थ जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी, वो कब हुई थी वो याद रखने वाली बात है, वो फर्स्ट सेंचुरी यानी प्रथम शताब्दी में हुई थी। और ये जो है ये कराई थी, यानी उस समय जो सम्राट थे वो थे कनिष्क। ठीक है, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है। पहली हुई थी 483, दूसरी हुई थी 383, तीसरी हुई थी 250 और चौथी हुई थी पहली शताब्दी। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना संदेश या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। देखिए, महात्मा बुद्ध की अगर अपन बात करें तो महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी आवश्यक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महावीर और महात्मा बुद्ध। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश दिया था उसका ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कपिलवस्तु। तो इसका सही जो आंसर है वो है सारनाथ। इसका सही आंसर है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसे एक सेकंड, ये सही कर दूं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, ये सारनाथ ने दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और इसके अलावा जो ऑप्शन दूसरे हैं जैसे लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही है, बाकी अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है? ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, बी है तक्षशिला, सी हस्तिनापुर और चौथा कुम्भरहा। तो इसका जो आंसर है वो है कुम्भरहा। अच्छा, यहाँ था क्या और क्या है ये सब? तो देखिए, लकड़ी के बहुत बड़े बड़े जो भवन होते हैं उनके अवशेष खुदाई में यहाँ मिले थे और माना गया था कि संभवतः चंद्रगुप्त का यही राजप्रसाद था, और इसको ढूंढने का जो श्रेय है वो स्नूपर महोदय को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिला अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अशोक के किस शिला अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 13, 13वां, 8 यानी 8वां, सेकंड यानी दूसरा और 5th यानी 5वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13वां। ठीक है, 13वां जो है इसका सही आंसर है। और ये अशोक ने जब अभिषेक मतलब अशोक जब राजगद्दी पे बैठे थे, उनका अभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग को जीता था और उसके बाद 9वें वर्ष में ये शिला अभिलेख लिखवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है लेकिन स्मार्ट पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा 5th क्वेश्चन है, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है, पहला पल्लव, दूसरा चालुक्य, तीसरा चोल और चौथा पांड्य। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है वो है चोल। इसका आंसर है चोल। अच्छा, चोल जो आंसर है उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो राजराजेश्वर मंदिर है वो राजा राज प्रथम ने बनवाया था और ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे अपने। सामने 6th क्वेश्चन रहा। 6th क्वेश्चन है कि दाग और हुलिया प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए इल्तुतमिश के द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी बलबन के द्वारा या फिर डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब पहली चीज तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ठीक प्रथा शुरू की गई थी, पर ये प्रथा क्या थी वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दाग और हुलिया की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, जिसमें क्या होता था कि युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेजने, इन सब की रोकथाम के लिए एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। तो सैनिक जो हैं इसमें सैनिकों का हुलिया, हुलिया यानी इनके नाक नक्श कैसे हैं, दाढ़ी वाड़ी, ये दुनिया भर की बातें उनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें लिखते थे, क्योंकि उस समय कोई व्हाट्सएप फेसबुक तो होता नहीं था, भाई फोटो खींचा और रख लिया, है ना। तो इस तरह से जो है ये वाली हुलिया प्रथा सैनिकों के लिए होती थी। और दीवाने आरिज जो होते थे वो सैनिकों का हुलिया लिखता था, और उसी तरह घोड़ों को दागने की भी प्रथा चलाते थे। दागने की इसलिए ताकि इनको पता रहे कि ये घोड़े जो है हमारे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं अकबर के, बी फिरोज शाह तुगलक के, सी बाबर के, और डी बलबन के। इसका सही आंसर है बाबर, सी। ये देखिए, अच्छा, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखी है उसमें 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया, 7 स्टेट्स का। ठीक है, और 7 स्टेट्स का जो उसने उल्लेख किया है इसमें 5 मुस्लिम थे, 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। ठीक है, इसमें जो 2 हिंदू राज्य थे उसमें पहला था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। दूसरा था विजयनगर, इसमें जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा सा मिटा करके दोबारा लिख देता हूँ, ये विजयनगर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है बाबरनामा के माध्यम से हमें कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी मिलती है। और कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के शासक थे, और ये बाबर के समकालीन थे, और बाबर ने उन्हें तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा या शासक कहा है। ठीक है, चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला तुर्की में, दूसरा फारसी में, फारसी यानी पर्शियन में, तीसरा है अरबी में, और चौथा है उर्दू में। इसका आंसर है वो है तुर्की में। बाबरनामा, जिसको हम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे पहले तुर्की भाषा में लिखी गई थी, फिर दूसरी बार उसको अकबर के समय फारसी में ट्रांसलेट कराया गया, और 1905 में मिसेस बेबरीन ने तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया था। ठीक है, चलिए, ये इस क्वेश्चन के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला बलबन द्वारा, दूसरा इल्तुतमिश द्वारा, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और चौथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अब मुद्दा ये है कि इक्तादारी होती क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है।
तो भारत में जो इक्ता सिस्टम था या इक्ता प्रणाली थी, उसका शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, पहली चीज। और इक्ता जो है वो एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीन या फिर भूमि, ठीक है। इक्ता जो है एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है जमीन या फिर भूमि। और इक्ता जो है सैनिक या फिर उस समय के जो सामंत जिन्हें अमीर कहा जाता था, वो किसी को भी दिया जा सकता था, ठीक है। और उसमें ये लोगों को अधिकार होता था कि कोई भी यहाँ से टैक्स ले सके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इक्तादारी सिस्टम है, ये बलबन ने इल्तुतमिश ने शुरू किया था और इस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या था। यानी महाभारत का जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सकीनात ए औलिया, दूसरा है सिरुल असरार, तीसरा है अनवरी ए सुहेल और चौथा है रज़्मनामा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रज़्मनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो फैजी मुल्ला शेरी, ठीक है। फैजी मुल्ला शेरी, नकीब, मैंने गलत लिख दिया, नकीब, तीसरा नाम है सुल्तान हाजी, ठीक है। तीसरा नाम सुल्तान हाजी और चौथा नाम, सॉरी बोलने में थोड़ा सा लेट होता जा रहा है क्योंकि लिखना भी पड़ रहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी। देखिए चार नाम हैं, फैजी मुल्ला शेरी, नकीब, सुल्तान हाजी और अब्दुल कादिर बदायूनी। इन चार लोगों ने मिलकर रज़्मनामा यानी महाभारत को ट्रांसलेट किया था। और ये हमारा जो है फाइनल क्वेश्चन है आज के लेक्चर सीरीज का। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है और जो ट्रिक्स थी थोड़ी बहुत और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और अगर आप पुराने हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइए और आप क्या एक्स्ट्रा चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आगे हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज जिसमें हमारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होगा और थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।